नमस्ते बच्चों। कैसे हैं आप सब। ये कोरोना से घबराना नहीं है हम लोगों को, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। डट के सामना करना है, घर के अंदर रहना है, खुद कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। और अगर ऐसे ही रहेंगे तो फिर जल्दी ख़त्म होगा, है कि नहीं। पढ़ाई करते रहना है, पढ़ाई करते रहेंगे और दिमाग को बांटते रहेंगे इधर उधर, और फिर कुछ दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने कल जैसे आपसे बोला था कि आप किसी भी स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, आप कोई भी वीडियो फॉलो कर सकते हो। सब में मैंने कुछ ना कुछ एक अच्छी अच्छी बातें करी है, आपको उससे फ़ायदा ही होगा, है ना। तो प्रॉपर कोर्स के हिसाब से ये 10th का 3rd लेक्चर होगा। ओके, अभी मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ 10th स्टैंडर्ड के लिए 3rd लेक्चर। और वैसे अब आप समझ ही गए होंगे कि डेली मैं एक एक वीडियो डाल रहा हूँ, पहले 8th का एक, फिर 9th का अगले दिन, उसके अगले दिन 10th का। तो आज मैं 10th का 3rd लेक्चर कर रहा हूँ, कल फिर मैं 8th का 4th लेक्चर करूँगा, ठीक है। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किसी भी दो नंबर्स का HCF यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम से कैसे फाइंड करते हैं, और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से उसे HCF को हम उन्हीं दो नंबर्स में, जिन दोनों नंबर का HCF है, उसके फॉर्म में किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो आज मैं थोड़ा सा एक पार्ट में ऐड करना चाहूँगा। जैसे लास्ट डे मैंने आपको ये वही कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी भी नंबर को, सपोज़ कोई भी नंबर लेते हैं, जो मैंने लास्ट डे आपको कराया था उनमें से ही कुछ एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। जैसे मैंने कराया था कि 56 और 814, 56 और 814 का HCF जो भी आएगा उसे मैंने 56x प्लस 814y के टर्म में लिखा था, ठीक है। तो मैंने ये भी बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ x और y का एक ही वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही वैल्यू पॉसिबल है, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ बिल्कुल हो सकते हैं। तो मैं आज बताऊंगा आपको। मैंने आपको बोला था आप सोचना कि एक से ज़्यादा वैल्यू अगर हो सकते हैं तो कैसे हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपने सोचा होगा, नहीं सोचा होगा तो अभी 5 मिनट के लिए सोच लीजिए कि एक वैल्यू तो मैंने x और y का बताया था, दूसरा वैल्यू कैसे आएगा, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा। पहले तो मैं एक वैल्यू निकाल के दिखाऊं। सबसे पहले हम लोग वापस से मैं लिख देता हूँ 814 इक्वल्स टू HCF फाइंड करते हैं। 56 इंटू 14 प्लस 30, 56 इक्वल्स टू 30 इंटू 1 प्लस 26, 30 इक्वल्स टू 26 इंटू 1 प्लस 4, 26 इक्वल्स टू 4 इंटू 6 प्लस 2, एंड 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 0। हैंस HCF इज 2। HCF इज 2। सो 2 इक्वल्स टू अपने को लिखना है क्या, 56x प्लस 814y। इसका एक मेथड मैंने आपको बताया था, एक मेथड ये बताया था कि यहाँ से अब 2 लिखना स्टार्ट करो। क्या लिखोगे, 26 माइनस 4 इंटू 6, है ना। फिर इसके ऊपर वाले से 4 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 30 माइनस 26 इंटू 1, तो वो मैं रहने देता हूँ, इंटू 6। फिर यहाँ से क्या होगा, 26 माइनस 30 इंटू 6 प्लस 26 इंटू 6। ये क्या हो जाएगा, 26 इंटू, यहाँ 6 था यहाँ 1 था, तो यहाँ 26 इंटू 7 हो जाएगा, माइनस 30 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ के बाद फिर किसे रिप्लेस करेंगे, इसे मैंने किसे किया था, 4 को किया था रिप्लेस। 4 के बाद फिर किसे करेंगे, 26 को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो फिर 26 को क्या लिखूँगा मैं, 56 माइनस 30 इंटू 1, चलिए ये भी लिख देता हूँ, इंटू 7 माइनस 30 इंटू 6, ओके। तो फिर क्या होगा, 56 इंटू 7 माइनस 30 इंटू 7 माइनस 30 इंटू 6, ठीक है। फिर ये इक्वल्स टू 56 इंटू 7 माइनस 30 इंटू 13, और इसके बाद फिर 30 को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं 814 माइनस 56 इंटू 14, और यहाँ पे इंटू क्या होगा, 13। या थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, जगह कम है। ये इक्वल्स टू 56 इंटू 7 माइनस 814 इंटू 13, है ना। 814 इंटू 13 प्लस 56 इंटू 182, ठीक है। मुझे लगता है कि सब सही है। ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 56 इंटू 189 माइनस 814 इंटू 13। तो x का वैल्यू ये मिला, y का वैल्यू माइनस 13 मिला, ठीक है। अब मैंने बोला कि एक और वैल्यू बताओ,
तो उसके लिए मैंने ये लेक्चर रखा है मेनली। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले अगर ये बोला जाए कि बताइए x 2x प्लस 3y में इक्वल्स टू कुछ भी है, सपोज 13 है, तो x और y की वैल्यूज़ बताओ। तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि x और y के यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज़ हो सकते हैं, है ना। x और y के बहुत सारे वैल्यूज़ हो सकते हैं। तो उन बहुत सारे वैल्यूज़ में से अगर मैं आपको बोलूँ कि 5 वैल्यूज़ लिखिए, तो क्या आप रख रख के देखेंगे? कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, एक तरीका बताता हूँ कि यहाँ पे आप x या फिर y किसी को भी दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखिए। तो जैसे मैं x को लिख रहा हूँ, यहाँ पे x को क्या लिखूँगा? 13 माइनस 3y/2। आप समझने का ट्राई कीजिएगा, समझ में बिल्कुल आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक दो वैल्यूज़ रख के देखूँगा। जैसे अगर y इक्वल्स टू 1 में रखता हूँ तो बताइए x इक्वल्स टू क्या आएगा? x इक्वल्स टू क्या आएगा? 1 रख के देखिए, 5 आएगा। y इक्वल्स टू 1 रखा तो x क्या आ गया? 5 आ गया। अब y इक्वल्स टू मैं कोशिश करूँगा कि इंटीजर आए। कोशिश क्या करूँगा? इंटीजर आए। क्यों किस लिए रैशनल नंबर के चक्कर में पड़ना? वैसे भी इनफाइनाइट वैल्यूज़ है, अपने को 4-5 ही वैल्यू चाहिए, तो सारे इंटीजर्स ही रखते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो y इक्वल्स टू 2 रखने पे इंटीजर आएगा क्या? मैं सीधे बोल सकता हूँ नहीं आएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करने के बाद आप ही बताइए, 2 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा? 2 से डिवाइड करने के बाद तभी डिविजिबल होगा जब ये नंबर एक इवन नंबर होगा। तो इसे इवन नंबर होने के लिए क्या होना पड़ेगा? ये ऑड नंबर से क्या सब्ट्रैक्ट करने पे इवन मिलेगा? ऑफ कोर्स ऑड नंबर, ऑड से ऑड सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो इवन मिलेगा। ऑड से इवन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा क्या? तो यहाँ y का वैल्यू 2 तो रख नहीं पाएंगे, क्योंकि y का वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 × 2 6 इवन नंबर हो गया। तो 13 माइनस इवन नंबर करने की ज़रूरत भी नहीं है, एक ऑड नंबर आएगा तो ऑड 2 से डिवाइड हो नहीं पाएगा, तो अगला नंबर क्या रखना पड़ेगा? 3 ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर 3 रखोगे आप तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब रख के देखिए, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और y इक्वल्स टू अगर मैं बोलूँ कि आप नेक्स्ट वैल्यू आपको ही पता है कि इवन तो होना नहीं, 4 होना नहीं है, नेक्स्ट क्या होगा? 5। तो x क्या होगा? मैं आप करके देख लो, मैं आपको सीधे ही बताता हूँ, -1 होगा। ठीक है, आगे और मैं वैल्यूज़ बताऊँ। आगे यहाँ पे 5, फिर 7, 9, 11, 13, ये सारे वैल्यूज़ होंगे। और x के वैल्यूज़ में बताओ बिना कैलकुलेट किए ही, -4, -7, -10, -13 करके देख लीजिए। आप करके देख लीजिए, हो सकता है कुछ गलत हो गया हो, बट मुझे नहीं लगता है। ये x के वैल्यूज़ हैं। हाँ, 13 ये वाला चलो रख के देखते हैं। अगर कुछ कैलकुलेशन, ये 13 है, 15 नहीं है। अगर -13 x का वैल्यू रखता हूँ तो 2 × -13 प्लस y का वैल्यू मैंने 13 रखा, तो -26 प्लस 39 कितना होता है? 13 होता है। कुछ भी रख के आप देख लो, आना ही है। ये मैंने कैसे लिख दिया? तो आपको लग रहा होगा कि चलो ये तो आसान है। मैं आपको और भी करके दिखाता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको और बेटर आइडिया लगेगा। एक और एग्जांपल देता हूँ, देखिए। अगर यहीं पे होता कुछ भी, मैं और थोड़ा सा बड़ा लेता हूँ, 7x प्लस 8y इक्वल्स टू कुछ भी नंबर में लिखता हूँ, सपोज़ लिखता हूँ 35। ठीक है। अब ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में बस एक टर्म के लिए टफ होता है, उसके बाद आप लिखते चले जाओगे। मैं बताता हूँ कैसे। अब यहाँ पे y इक्वल्स टू लिखना आसान है, x भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 35 माइनस 7x बाय 8। ठीक है, तो वो नंबर क्या रखूँ? अब मैं x का वैल्यू एक नंबर तो सोचना पड़ेगा। ठीक है, एक नंबर आपको रख रख के देखना पड़ेगा, बस एक और वो आइडिया लग जाता है कि x का कुछ वैल्यू रखूँगा तो उसमें y का क्या वैल्यू आएगा। ठीक है, x आप एक नंबर चलो रख के देखो, x 1 रखा मैंने, चलो ट्राई, ऐसे 1 2 3 एक बार ट्राई करना पड़ेगा और वो जल्दी ही मिल जाता है। x का वैल्यू अगर आपने 1 रखा तो क्या होगा? अब बताइए, 35 माइनस 7 28 डिवाइड बाई 8 इंटीजर नहीं मिल रहा है। हम लोग इंटीग्रल वैल्यू ढूंढने का ट्राई कर रहे हैं। आप पेशेंस रख के इस चीज़ को देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत मज़ेदार चीज़ है। जैसे ये देख के आपको थोड़ा सा तो लगा होगा कि ऐसे कैसे मैंने इतने सारे वैल्यूज़ लिख दिए। तो चलिए ठीक है, आपको इतना पता है कि 2 तो होगा नहीं क्योंकि इवन हो गया, है ना। तो इवन हो गया तो 35 ऑड है, ऑड माइनस इवन, ऑड नंबर, ऑड 8 से डिवाइड होगा नहीं, तो उसको तो मैंने पहले ही छाट दिया। अब अगर x का वैल्यू मैं 3 रखूँ
तो 21 होता है। तो 35 माइनस 21 कितना होगा? 14। वो भी डिविजिबल नहीं है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट में 5 रखूँगा, 5 रखूँगा तो क्या होगा? 35 हो जाएगा। अरे वाह, ये तो 0 हो रहा है, 0 डिविजिबल है। 0 क्या है? डिविजिबल है। तो मीन्स x का वैल्यू अगर मैंने 5 रखा था तो y का वैल्यू 0 आया था। x का वैल्यू 5 रखा था, y का वैल्यू 0 आया था। अच्छा, एक और वैल्यू अब मैं बताऊं। x का वैल्यू आप 13 रख के देखो और y का वैल्यू -7 रख के देखो। ठीक है, एक बार रख के देखो, एक बार ट्राई करते हैं, क्या पता मैं कुछ गलत कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ, हो सकता है। तो चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। मैं आपके सामने ट्राई कर रहा हूँ, आई एम सॉरी। 7 × 13 प्लस 8 × -7, देखते कितना आता है। 13 7 जा 91 माइनस 56 कितना आता है? 5। इधर क्या आ गया? 3। अरे वाह, सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब मैं सीधे सीधे लिखता चला जाऊँ, एक और लिखता हूँ, चलो। 21 और y इक्वल्स टू -14 करके देख लो। अब चाहे तो करके देख लो, बिल्कुल आएगा। एक और वैल्यू, एक और करके देखो। x इक्वल्स टू 29, y इक्वल्स टू -21 करके देख लो, आना ही है। अब ये मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, क्या सीन क्या हो रहा है यहाँ पे। कुछ लोग समझ भी गए होंगे अगर सोचे होंगे अच्छे से। तो यहाँ हो क्या रहा है कि किसी भी लीनियर इक्वेशंस, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अब आप समझ गए होंगे कि कुछ तो ट्रिक यूज़ हो रहा है। अब चाहो तो करके देखना, ठीक है, आपको मिलेगा। अब मैं बताता हूँ ये हो क्यों रहा है। ये किसी सिलेबस में नहीं है, कहीं भी नहीं है, आपको सिर्फ बता दिया जाएगा। अगर वैसे ये सवाल आ सकता है, ये सवाल बिल्कुल कई बार CBSE के एग्ज़ाम में आया है, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में आया है कि ये इसमें x और y के एक से ज़्यादा पेयर्स बताओ, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ बताओ। तो आप एक तो मैंने जो सिखाया वो बता दोगे, दूसरा कैसे बताओगे? उसके लिए एक फॉर्मूला आपको बता दिया जाएगा, हो सकता है अगर आप बहुत ही ढंग से पढ़ोगे तो, है ना। लेकिन वो क्यों होता है, मैं यहाँ पे वो बताने का ट्राई कर रहा हूँ आपको। अब देखिए क्या होगा, हो क्या रहा है। अब मैं आपको नए सिरे से बताता हूँ होता क्या है। जैसे इसी इक्वेशन को लेते हैं, चलिए 2x + 3y = 13 को लेते हैं। 2x + 3y = 13। मैंने क्या लिखा था? x का वैल्यू लिखा था 13 - 3y/2। हो क्या रहा है मैं बताता हूँ कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के लिए आप खुद ही सोचो, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर x के किसी y के एक वैल्यू रखने पे ये पूरा वैल्यू इंटीजर आया किसी भी वैल्यू पे, तो अगला वैल्यू क्या होगा? अगला वैल्यू वही होगा जो पहले वैल्यू में y के कोएफिशिएंट को ऐड करने से आएगा। ये मैंने क्या बोल दिया? मैं आपको समझा तो मैंने क्या बोल दिया। मैंने ये बोला, अब आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, x के वैल्यूज़ को देखिए, ठीक है, x के वैल्यूज़ को देखिए। 2 और -1 का डिफरेंस क्या है? 3। -1 - 4 का डिफरेंस क्या है? 3। -4 - 7 का डिफरेंस क्या है? 3। -7 - 10 का डिफरेंस क्या है? 3। -10 - 13 का डिफरेंस क्या है? 3। तो x के वैल्यूज़ जो है वो एक फिक्स्ड नंबर से बढ़ते जा रहे हैं, एक फिक्स्ड नंबर से बढ़ते जा रहे हैं, है ना। और वो फिक्स्ड नंबर क्या है? तो x के वैल्यूज़ के लिए वो फिक्स्ड नंबर होगा y का कोएफिशिएंट। y के साथ जो मल्टीप्लाइड है उसे कोएफिशिएंट बोलते हैं, हिंदी में गुणांक बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। मैं आगे भी कोएफिशिएंट वर्ड यूज़ करूँगा तो आपको समझ में आना चाहिए कोएफिशिएंट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, x का वैल्यू जो होगा वो एक कांस्टेंट नंबर से बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा, जिसे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, AP बोलते हैं, जो आप 10th में आगे पढ़ोगे। मैं थोड़ा सा वही बता देता हूँ कि अगर 3 नंबर है, अगर 3 नंबर है, सपोज़ ABC 3 नंबर है, तो A और B का जो डिफरेंस होता है वही अगर B और C का भी डिफरेंस होता है उसे ही AP बोलते हैं। तो जिन्हें थोड़ा बहुत आइडिया होगा वो समझ गए होंगे। देखो, इनका डिफरेंस जो है वही इनका भी डिफरेंस है, वही इनका भी डिफरेंस है। तो ये सारे नंबर्स किस में है? AP में है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्रॉपर एक लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो किसी भी लीनियर इक्वेशन के लिए x का वैल्यू AP में होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है, जिसका कॉमन डिफरेंस जो होता है वो y का कोएफिशिएंट होता है।
ठीक है। अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं ये समझूं कि आपको AP नहीं आता है, तो उसे मैं किस तरह से एक सेंटेंस में गढ़ सकता हूँ कि x के जो वैल्यूज़ होते हैं वो एक फिक्स्ड वैल्यू से बढ़ते रहते हैं। उसके सारे वैल्यूज़, अगर इंटीग्रल वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, कोई कंफ्यूज मत करना, इंटीग्रल वैल्यू मतलब इंटीजर्स, ठीक है, पूर्णांक होना चाहिए एक्स और वाई का वैल्यू। तो एक्स के वैल्यूज़ जो होते हैं वो अगर सबको पूर्णांक ही सिर्फ मैं लूँ, तो एक्स के वैल्यूज़ के जो सारे पूर्णांक होते हैं उन सब में दो लगातार पूर्णांकों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है। और वो कितना होता है, तो x के लिए वो वैल्यू होता है, वो जो डिफरेंस होता है वो y का कोएफिशिएंट होता है, और y के लिए x का कोएफिशिएंट होता है। देखिए y के वैल्यूज़ में इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। समझ रहे ना? तो मैंने क्या बोला, y का वैल्यूज़ भी एक मिल गया। मैं बताता हूँ अब कैसे करेंगे। एक y का वैल्यू मिल गया तो दूसरे के लिए सिर्फ आप उसमें जो भी वैल्यू मिला है उसमें x के कोएफिशिएंट को ऐड कर दो। क्या बोला मैंने, क्या बोला कि y की वैल्यू, अगर एक वैल्यू आपको मिल गया, इसीलिए मैं तब से बोल रहा था एक वैल्यू ढूंढना ज़रूरी है। एक वैल्यू मिला तो उसमें अब आप x का कोएफिशिएंट ऐड कर दो, और अगर उसमें x का कोएफिशिएंट ऐड किया है तो अब x का जो पहला वैल्यू था इसके लिए, उसमें y का कोएफिशिएंट सब्ट्रैक्ट कर दो। y का कोएफिशिएंट सब्ट्रैक्ट कर दो मीन्स अगर y में ऐड किया है तो x में सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर y में ऐड किया है, y में सब्ट्रैक्ट किया है तो x में ऐड करेंगे। मीन्स एक और यहाँ ऊपर इसका वैल्यू रखना चाहते हैं हम लोग, तो y -1 होता तो x क्या हो जाता बताइए। अब इसमें सब्ट्रैक्ट किया है तो इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, x में y का कोएफिशिएंट 3 ऐड करेंगे, 8 रख के देख लो, y -1 x 8 रखने पे वही वैल्यू आएगा। समझ में आ रहा है? मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये टॉपिक, और बहुत कम जगह आपको ये बताया जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ, है ना, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें खुद से सोचने वाली होती है। ये चीज़ें आप खुद से, कई लोग सोच सकते हैं, है ना, बट बहुत ज़्यादा ये किसी सिलेबस में नहीं होता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ। एक्स के वैल्यूज़ की बात करें, आप खुद ही देखो, एक, इसलिए मैंने बोला था एक वैल्यू ढूंढते हैं, एक 5 और 0 ढूंढ लिया, ठीक है। अब बताओ x5 में मैंने क्या किया, देखो आप खुद ही, x के वैल्यूज़ में y का जो कोएफिशिएंट था वो ऐड कर दिया, इसलिए मैं इतना जल्दी लिख पा रहा था, है ना। देखो मैंने ट्रिक भी आपको बता दिया, इससे पहले वो जादू जैसा लग रहा होगा थोड़ा, है ना। और उसी में अगर वापस से 8 ऐड कर दिया, देखो वापस से 8 ऐड कर दिया, इसमें 8 ऐड करते चले गए। 8 क्या था, y का कोएफिशिएंट, और y के वैल्यूज़ में, y के अगर इधर ऐड किया है तो इधर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो y का वैल्यू पहला 0 आया था तो y में क्या करेंगे, 7 घटा देंगे, इसमें 7 घटा देंगे, इसमें 7 घटा देंगे, सारे वैल्यूज़ मिल गए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैं बताता हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, फाइंड ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ, इंटीग्रल मीन्स पूर्णांक वाले वैल्यूज़, इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, और पॉसिबल इंटीग्रल, और पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल, क्योंकि अगर सारे इंटीजर्स लेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, पॉजिटिव तो कम ही होगा ना। पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y फॉर सिंपल 4x + 3y। और सवाल जो कॉम्पिटिटिव, इस तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इस तरह से बनाते हैं, इक्वल्स टू जो साल चल रहा होता है। जैसे लास्ट ईयर आता तो 2019 लिख देता, अब करो इसे, है ना। तो ये भी आसान है, मैं बताऊंगा कैसे आसान है। उसके लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आना ज़रूरी है ना। वो आगे का चैप्टर है, वो मैं पढ़ाऊंगा, फिर ये आसान लगेगा। या फिर ये 2020 साल है तो यहाँ 2020 लिख दिया और क्वेश्चन बना दिया कि हाँ ये 2020 है, और फिर बताओ इसका क्या वैल्यूज़ होगा। अगर आप नॉर्मल सिलेबस से पढ़ते रहेंगे तो आप कभी नहीं कर पाएंगे इसे, क्योंकि ये सब सिलेबस में होता ही नहीं है। लेकिन ऐसा कोई अलग इस टॉपिक का नाम भी नहीं होता है। तो वो ये जो जिसने एग्ज़ाम बनाया है पेपर, वो ये बोलेगा कि हाँ सिलेबस के अंदर ही है, ठीक है। लेकिन ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जो कि सिलेबस के अंदर नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के देखा जाए तो वो क्वेश्चंस आराम से हो सकते हैं, है ना। तो वो तरीका हम लोग सीखते हैं, वो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा अगर आप इस तरह से बने रहेंगे तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने दिया, चलो 10th के जो स्टूडेंट्स है खुद से ट्राई करो, नेक्स्ट डे मैं ये बताऊँगा। मैंने लिख ही दिया है तो आप करो, ठीक है। मैंने अभी ये क्वेश्चन बना दिया, ऐसा क्वेश्चन कोई भी कभी आया नहीं है, मैंने अभी यहाँ पे किया है। तो आप ये क्वेश्चन कीजिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और सोल्यूशन आपको दे भेजना है, ठीक है। अगर आपने कर दिया तो बहुत अच्छी बात है।
अब मैं आता हूँ उस सवाल पे जिसने इन सब चीज़ों का शुरुआत किया था। कौन सा सवाल? ये वाला। अब आप खुद समझदार हो, यहीं पे लिखता हूँ, छोटे से जगह पे मैं इसका सोल्यूशन लिखता हूँ। चलो तो बताइए x का पहला वैल्यू क्या होगा? x का पहला वैल्यू यहीं पे, एक वैल्यू तो ऐसे ही मिल गया हम लोगों को, क्या होगा? 189। y का क्या होगा? क्या लिखा है? -13। आप खुद बोलो आप। अगला x का वैल्यू क्या लिखूंगा? ऐड कर दो। x में क्या करेंगे? y का कोएफिशिएंट ऐड करेंगे। तो 189 प्लस में ये 814 लिख देता हूँ। और दूसरा इसमें क्या, अगर इधर ऐड किया तो इधर क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। तो y के वैल्यू में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? x का वैल्यू। देखो कितना आसान है, अब करके देख लेना, मुझे मत बोलना करने को। चलो मैं कर देता हूँ। पक्का सही है ना? और y का वैल्यू क्या आ जाएगा? -69। ठीक है, ये वैल्यू मिल गया एक और। अब आपको ही पता है कि आप कितने सारे वैल्यूज़ बता देते हो, इस बता सकते हो। इसमें तो मैंने बाउंडेशन डाल दिया कि पॉजिटिव होनी चाहिए, बट यहाँ तो कोई बाउंडेशन नहीं है, तो आप इनफाइनाइट वैल्यूज़ बता सकते हो, है ना। और ये सब चीज़ें थोड़ा सा खुद का इज्जत बढ़ाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। देखो मैंने तो आपको ऐसे ही बता दिया। अब ये क्वेश्चन किसी से आपने पूछ दिया कि अरे तुम ज़्यादा हीरो बन रहा है, चलो मैं ये क्वेश्चन करके दिखाऊँ। देखो ये चीज़ें काम करती है कई बार। कहीं आप गए घूमने और यहाँ पे बोल दिया कि ये क्वेश्चन करके दिखाओ। कोई बहुत लड़का बोल रहा है मुझे बहुत आता है बहुत आता है, ये क्वेश्चन पूछ दिया उससे, वो तो सोचते रह जाएगा, बट आपके पास वो ट्रिक है, आप आराम से कर सकते हो, है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एक क्या, एक और चलो मैं लिख देता हूँ। अगला आप बताओ 1003 में क्या, अब करके देख लेना, ये वैल्यूज रख के देखना, 2 ही आएगा। 56 इंटू 1003 -1814 इंटू 69 करने पे 2 आएगा, करके देख लेना। और इसमें अगर ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे? x में वापस से 814, y में क्या ऐड करेंगे? -60, सब्ट्रैक्ट करेंगे -56। एक और मिल गया। एक और चाहिए तो इसमें ऐड कर दो फिर से 814, इसमें चाहिए तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो 56। ठीक है, तो एक क्या, 2 3 4 5, जो जितना मर्जी उतना वैल्यूज़ आप आराम से बता सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया होमवर्क। एक सवाल मैंने होमवर्क दिया, एक और इसमें मैं होमवर्क ऐड कर रहा हूँ, और वापस से बोलूँगा होमवर्क प्लीज़ आप अच्छे से कीजिए। अगला होमवर्क इसमें मैंने ऐड किया कि अब लास्ट डे जितने भी मैंने HCF के क्वेश्चंस दिए थे, तो आपने तो कई लोगों ने सिर्फ HCF फाइंड किया था। पेरेंट्स भी प्लीज़ ध्यान दें होमवर्क करने पे। और जो बाहर के स्टूडेंट हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ये देखने से मैं गारंटी लेता हूँ, एक मैं गारंटी लूँ, आप चाहो तो मैं स्टम्प पेपर पे लिख के भिजवा दूँ आप लोगों को। यही जो सवाल कराया है मैंने, सपोज़ यही क्वेश्चन कराया या यही कॉन्सेप्ट सिखाया आपको, अगर आपने इस पर प्रैक्टिस नहीं किया 6-7 सवाल, तो 1 महीने बाद आप मेरे से बात करना, आप वो चीज़ भूल चुके होंगे। ठीक है, वो याद बिल्कुल नहीं रहता है। जब तक उस पर बेस्ड बहुत सारे सवाल ना कर लिया जाए, तब तक वो याद बिल्कुल नहीं रहता है। ठीक है, लिखना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे से, और तभी सीख पाओगे। ठीक है, तब वो याद रह जाता है, मतलब बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, ये गारंटी है, लिख के ले लो। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे तब ये कॉन्सेप्ट सीखोगे, और ऐसे ऐसे मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूँ। ठीक है, और वो सिखाऊंगा भी आगे, अगर इसी तरह से आप अच्छा रिस्पॉन्स देते रहे तो। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। और होमवर्क है कि मैंने जितने भी HCF कराए थे, उन सारे HCF का आपको 5-5 वैल्यूज़ बताना है एक्स एंड वाई का। ठीक है, सबको मैंने बोला था इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, सबको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इस एक्स और वाई की 5-5 वैल्यूज़ बताएं। ठीक है, उतने सारे क्वेश्चन हो गए, साथ में मैंने ये क्वेश्चन भी दिया है, ये ट्राई करो। जिससे हो गया, समझ लो कि उसका वो बहुत अच्छा सोच सकता है, और वो आगे बहुत आगे बढ़ेगा। और जिससे नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, उसे मैं सिखा दूंगा कि कैसे करना है। और पेरेंट्स भी ध्यान दे, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बच्चा होमवर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। और जो बाहर के स्टूडेंट है, बने रहिए, आपको ऐसे ट्रिक दिया जाएगा, सीखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। ठीक है, इस तरह से कमेंट आप करते रहेंगे तो हम लोगों को इंकरेजमेंट मिलता रहेगा, और मैं आपको ज़्यादा वीडियोज़, ज़्यादा चीज़ें सिखा पाऊँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर इस चैप्टर में छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बाकी है सिर्फ, और वो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मैं आपको लिख के बताता हूँ। अगला टॉपिक कौन सा है? 1 मिनट आप रुकिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक।
थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जितना ये टफ दिख रहा है ना, उतना ही आसान है ये टॉपिक। और ये मैं वापस से बोलता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट भी आपने सीख रखा है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी आपने सीख रखा है। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपली आपको ये कहता है कि अगर कोई भी एक नंबर है, एक कंपोजिट नंबर है, सपोज एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर आपको पता है क्या होता है? एक भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, तो उस कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना? एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। बस इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं, है कि नहीं? अगर आप चाहो तो मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, ये कलर से लिखते हैं। ये क्या कहता है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, ये समझ जाओगे ना, डी है, एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम नंबर्स में प्राइम्स लिख देता हूँ, एंड दिस फैक्टर, दिस, या इससे बेटर रहेगा दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फैक्टराइजेशन आप करोगे वो यूनिक होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर in which the prime factors occurs। थोड़ा 1 मिनट, थोड़ा सा जल्दी में। अब मीन्स देखो यार, मैंने क्या लिखा? पहली चीज़ कि सारे कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो हम लोगों को ये फैक्टराइजेशन मिलेगा, वो जो भी फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। मतलब ऐसा नहीं कि फिर उसके अलावा कुछ और प्राइम नंबर्स के टर्म में भी लिख सकते हैं, है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और तीसरी बात कि अगर आपने लिख दिया है किसी प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो। ऑर्डर चेंज करना मतलब सपोज 2 × 3 लिखा, तो 2 × 3 को 3 × 2 भी लिख सकते हैं। बस यही हो गया ऑर्डर चेंज करना, ठीक है। और एग्जाम में अगर पूछा जाएगा आपको कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बताओ क्या होता है, तो आपको ये पूरा चीज़ लिखना पड़ेगा, तो ही एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा, नहीं तो मार्क्स नहीं देने वाला है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि कैसे होता है ये। कोई भी नंबर मैं ले लेता हूँ, चलो एक नंबर ले लेता हूँ, क्या नंबर लूँ, 3072, 3072। तो इसको कैसे करते थे? तो बचपन से एक कहानी हम लोगों ने देखा था कि इसको उन नंबर से भाग करना स्टार्ट करते थे जिससे पॉसिबल है। पहले भाग देंगे 2 से, दिख रहा है तो 2 से भाग लग सकता है, तो 2 × 1 = 2, आप ऐसे करके देखना, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, 2 और कुछ गलत तो नहीं किया ना? हाँ सही है। फिर 2 से लग सकता है, कैसे करोगे? ठीक है, फिर 2 से करोगे, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8। फिर 2 से करोगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 8, 2 × 2 = 4, कर सकते हैं ना? फिर 2 से करोगे तो 96, 2 से करोगे तो 2 से, फिर 2 से करोगे तो, फिर 2 से करोगे तो, देखो 2 से लगता ही जा रहा है क्योंकि नंबर ही मैंने उतना अच्छा लिया था, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं हो सकता है ना? अब ज़्यादा से ज़्यादा कुछ थोड़ा सा और आपको देखना है तो 3 से कर सकते हैं, फिर 1 आ जाएगा, जैसे 1 आ जाएगा वहाँ रुक जाना है। तो मैं लिख सकता हूँ 3072 = 2 × 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 × 3। ये इसका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके। प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना ये हो गया अपना 3072 = 2 × 10 × 3 बस 2 × 10 × 3, ये क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब ये ऑर्डर चेंज करने वाली जो बात थी, तो इसको ऐसे लिख देंगे हम लोग 3 × 2 = 10, या 2 × 5 × 3 × 2 = 5, नंबर तो वही है। तो ऑर्डर चेंज कर सकते हो, उस नंबर को चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। यही ये कॉन्सेप्ट बताता है। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोग HCF और LCM फाइंड करते हैं। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके
HCF और LCM फाइंड करते हैं, वापस से दूसरे मेथड से HCF LCM फाइंड करना, ठीक है। और आगे मैं बता दूं कैसे करेंगे, मैं बताऊंगा। उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं कि HCF इंटू LCM इक्वल्स टू A इंटू B। किसके लिए? सिर्फ 2 नंबर्स के लिए। मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ 2 नंबर्स के लिए, बस 3 नंबर के लिए स्टार्ट मत कर देना। कि यहाँ ये बोला जा रहा है कि HCF इंटू LCM 2 नंबर्स का प्रोडक्ट होगा, जो 2 नंबर का HCF और LCM की बात हो रही है। तो ये 3 नंबर्स के लिए पॉसिबल नहीं है, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, कोई ट्राई मत करना। कई लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं 3 नंबर के लिए भी तो होता है सर। तो 1-2 ऐसे एग्जाम्पल हो जाते हैं जब होता है, हमेशा बिल्कुल नहीं होता है। और एक और मैं अच्छी बात आपको बता दूँ, इस पे क्वेश्चंस मैं बना सकता हूँ, कई लोग बनाते हैं और कई बार एग्ज़ाम में भी आता है कि LCM इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय HCF। LCM हमेशा HCF से डिविजिबल होता है, ठीक है। ये 2-3 मैंने छोटे मोटे आपको कॉन्सेप्ट बता दिए। और अगर किसी आदमी को ये नहीं पता कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, तो फिर दिक्कत वाली बात है ना, बहुत दिक्कत वाली बात है। और अगर कोई छोटे बच्चे भूल से उसने ये वीडियो ओपन कर दिया है, तो मैं उनके लिए नहीं, थोड़ा सा हायर लैंग्वेज में बता देता हूँ कि HCF को क्या कहा जा सकता है। HCF इज़ प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, ठीक है। HCF क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, मतलब सबसे छोटा पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, सिंपल। अब इसको हम लोग डेफिनेशन में को कैसे हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे, वो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, और तभी ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। वैसे आपको पता ही होगा, मुझे लगता है LCM HCF होता क्या है। ये क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द बिगेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको अपने सिंपल लैंग्वेज में कैसे देखेंगे। सपोज़ अपने को 18 और 32 है ना, फाइंड। क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 18 एंड 32। तो क्या करेंगे, इस मेथड से कैसे फाइंड करेंगे? मैं लिखूँगा 18 इक्वल्स टू, ये कई लोगों को पता भी होगा, इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। प्राइम फैक्टराइज कैसे करेंगे? 2 से डिवाइड किया 9 आया, 3 से डिवाइड किया 3 आया, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर। फिर 32 का लिखेंगे, ये क्या होगा? ये तो पता ही होगा, 2⁵। अब LCM पहले HCF में लिखता हूँ। HCF क्या बोला था? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। अब स्मॉलेस्ट पावर मतलब क्या होगा? ईच कॉमन फैक्टर। तो बताइए 2 और इधर भी 2 है, बट स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 1 ही है ना। दोनों में छोटा क्या? 2⁵ और 2 में छोटा क्या है? 2। तो 2 ले लिया 2 नंबर में, है ना। और इनटू, अब 3 तो दोनों में है क्या? नहीं है, इधर है इधर नहीं है, तो बस 2 ही बचा। तो इनका HCF क्या हो गया? 2। बस जो कॉमन है वो लिख लेंगे। सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ कि दोनों में जो कॉमन है वो लिख देंगे बस। इधर 1 2 है, इधर 5 2 है, तो दोनों में कॉमन क्या है? 1 ही 2 है, वो लिख दिया। इधर 3 है, इधर नहीं है, तो 3 को लेंगे नहीं। और LCM की बात करें तो क्या लिखा है? प्रोडक्ट ऑफ द बिगेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ईच प्राइम फैक्टर 2 और 2⁵ में बिगेस्ट क्या है? 2⁵ है, तो वो ले लिया। और 3⁵2 और कुछ भी नहीं में क्या है? 3⁵2। तो LCM ये हो गया, ठीक है। सिंपल है ना। ये इस तरह से आपने इसको देखा कि कैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स से हम लोग HCF और LCM फाइंड करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको और भी क्वेश्चंस इसमें दे देता हूँ कि आप HCF LCM फाइंड करें किससे। अब ऐसा नहीं कि अब इससे पहले वाले मेथड से आप LCM HCF फाइंड करने लग गया है ना। अब आपको फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से HCF LCM फाइंड करना है। तो होमवर्क में कुछ यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। होमवर्क है आपका, फाइंड
HCF and LCM using fundamental थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। कैसे करेंगे देखिए। तो इसके लिए पहला एग्जांपल 80, 85 एंड 90 इसका करना है आपको। दूसरा 1080 एंड 252 का करना है आपको। तीसरा 252 एंड 294 का करना है आपको। चौथा एक और दे देता हूँ आपको। क्या नंबर्स दूँ, कुछ भी दे देता हूँ फिर। चलो 84, 90 और 120, ठीक है। तो ये हो गया। तो आज के लिए इतना ही। और इस तरह से पहला चैप्टर ख़त्म भी हुआ। पहला चैप्टर में थोड़ा सा पार्ट बाकी है कि इर्रेशनल नंबर को प्रूव कैसे करते हैं, कि √2 इर्रेशनल है, √3 इर्रेशनल है, ये सब प्रूव कैसे किया जाता है। ये हम लोग 9th के नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि 9th में भी वही चीज़ है, तो मैं वापस से 10th में भी वो बताऊँ सही नहीं है। तो आप 9th का वीडियो फॉलो कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो जो 9th आएगा मोस्ट प्रोबेबली उसमें प्रूविंग ऑफ इर्रेशनैलिटी, या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में प्रूविंग ऑफ इर्रेशनैलिटी, ये आपको मैं बताऊंगा, वो आपको सीखना है, ठीक है। 10th में वो चीज़ मैं नहीं बताने वाला हूँ। ओके, थैंक यू सो मच तब तक के लिए। और होमवर्क करते रहिए, और जो बाहर के स्टूडेंट हैं वो भी आप करते रहिए। आप दिखा नहीं सकते बट स्टिल आप करते रहिए, अपने बड़ों को दिखाइए, है ना, वो चेक कर देंगे आपका होमवर्क। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कर लो प्लीज़, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके लिए आपको फ़ायदा होने वाला है, वीडियोज़ देखते रहेगा। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो मन करे, है ना।